जहां बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बीसीसीएल को लेकर तमाम बातों को रखा है। बीसीसीएल ने क्या उपलब्धियां हासिल की और क्या कमियां हैं ये भी साझा किया है। साथ ही पुनर्वास नीति के प्रभाव पर भी बातें की हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बीसीसीएल के सीएमडी से बातचीत की संवाददाता प्रकाश कुमार ने। कोकिंग कोल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हां, आज हम बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बीसीसीएल ने क्या कुछ अचीवमेंट किया, क्या खोया, क्या पाया। साथ ही साथ हम बात करेंगे वर्ष 2026 और 27 को लेकर। इस वर्ष बीसीसीएल के द्वारा क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की जाएगी, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं। आइए हम मनोज कुमार अग्रवाल से जानते हैं कि वित्तीय वर्ष को लेकर क्या योजना है उनकी, किन योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल से। तो सर, सबसे पहले न्यूज 11 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम 2025-2026 की बात करें तो आखिर कहां कमी रह गई थी वित्तीय वर्ष में? जो प्रोडक्शन होना था उसमें कहां कमी रह गई? सबसे पहले आपको न्यूज 11 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बीसीसीएल के ज्वलंत मुद्दों पर और फाइनेंशियल ईयर 25-26 और आने वाले 26-27 के संदर्भ में अपनी चिंता और जागरूकता प्रदर्शित की है। कहीं कोई कमी नहीं रह गई थी लास्ट ईयर 25-26 में। अभी आपको ये जानना होगा कि हमारे देश में कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड पहले सर्वोपरि था। अभी और भी कैप्टिव माइंस आ गई हैं, बहुत सारे थर्मल पावर अपनी भी माइंस खोल लिए हैं। तो इससे देश के टोटल 1 बिलियन से अधिक का जो उत्पादन लास्ट ईयर हुआ, कोयले के उत्पादन के नज़रिए से कंट्री को कोयला मिला, लेकिन हमारा कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा अब खास करके बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल और हम खास करके अपनी बात करेंगे तो बीसीसीएल में उत्पादन के साथ साथ डिस्पैच होना और इसका सही जगह पर पहुंचना और अपने माइन में स्टॉक की कमी करना, डिमांड कम होने से नए ग्राहक खोजना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। जैसे कि हमने 25-26 में कोल प्रोडक्शन 35.52 मिलियन टन ही किया। इसी तरह से ऑफटेक जो डिस्पैच हुआ वो 33 मिलियन करीब हुआ। वो भी जो हमने हटाया वो लगभग 163.458 मिलियन क्यूबिक मीटर हटाया। तो इसी तरह से आने वाले वर्ष में इससे अधिक ही हम लोग लगभग 40 मिलियन टन से अधिक कोयला करेंगे। लेकिन कमियों की जहाँ तक आपने बात की, कमियों के अतिरिक्त हम लोगों ने, जैसा आप सभी जानते हैं कि बीसीसीएल बहुत सबसे पुरानी कंपनी है और कोई भी कंपनी या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत तरह के गुण और दोष भी आ जाते हैं। तो बहुत तरह की यहाँ पर गलत परंपराएं भी चलती थी। कोयले के क्वालिटी का भी बहुत एक हमेशा से ये मुद्दा बना रहता था। तो हम लोगों ने जड़ से कुछ पुराने विषयों को सुधारीकरण के तरफ में महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे कोयले की क्वालिटी में पहले कोई भी बोलता था कि बीसीसीएल का कोयले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोयला में पत्थर शेल वगैरह मिले रहते हैं। तो लगभग 80 से 90% आज हमारे ग्राहक संतुष्ट हैं और कोयले के क्वालिटी में अपने सभी जनरल मैनेजर्स एरिया के और नीचे तक कार्यशाला आयोजित करके, अवेयर करके, जहां जरूरत पड़ी कड़ाई करके हम लोगों ने इसको दुरुस्त किया है। और अभी भी हम इसको 100% कोई भी बोले कि हमारा बीसीसीएल का कोयला सबसे अच्छा, और हम जब जानते हैं कि कोकिंग कोल है और कोकिंग कोल के उत्पादन में 58.5% से ज़्यादा देश में हम ही करते हैं और प्राइम कोल कोकिंग कोल का उत्पादन करते हैं जो स्टील के लिए अत्यंत ही आवश्यक रिसोर्स है। तो उस दृष्टि से हमने यह कार्य क्वालिटी में बहुत काफ़ी इसमें सुधारीकरण किया है। इसके अलावा भी जगह जगह जो धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और तरह तरह की चीज़ें होती थी उसमें भी समझाकर, बुझाकर, अवेयरनेस करके और जहाँ ज़रूरत पड़ी
प्रशासन का भी उपयोग करके सबको कड़ाई से भी इसका लाइन में लाया है और भी हमारा ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। कुछ हमने 25-26 में अच्छे कार्य भी और बीसीसीएल ने किए हैं, जैसे कि सभी को मालूम है कि आईपीओ पब्लिक सेक्टर का आईपीओ हमारा पहला आईपीओ बीसीसीएल का आया और काफ़ी इसकी अच्छी शुरुआत हुई। लगभग 143 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन तुरंत आधे घंटे में हो गया और लगभग डबल पर ये खुला और जो भी इसको लिए और आज भी इतने महीनों के बाद भी ये सस्टेन किया हुआ है, जो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें और हम सुधार करते जाएंगे। और मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग रन में इसकी महत्ता और इसकी वैल्यू बढ़ते ही जाएगी। साथ ही हम लोगों ने बहुत 25-26 में फोकस क्वालिटी के अलावा आपको बताऊं, क्वालिटी के संदर्भ में ही हमारे जितने भी लेबोरेटरीज थे जहां कोयले की क्वालिटी की जांच होती है, NABL से मान्यता प्राप्त नहीं थे। अब अभी मेरे आने के पहले 2-3 ही थे, 1-2 थे। अब 12 के 12 हमारे लेबोरेटरी NABL से मान्यता प्राप्त हो गए हैं। NABL का मतलब होता है देश की ऐसी संस्थाएं जिसकी रिपोर्ट को हर संस्था मान्यता देती है और इसको एक बड़े ही गौरव के साथ देखा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने वाशरी, जैसे कोकिंग कोल का सबसे बड़ा है कि इसको वाश करके और वाश्ड कोल हम भिजवाएंगे स्टील इंडस्ट्री में, सेल आदि में। तो हमने एक नई वाशरी की भी शुरुआत, जो 10 साल से अधिक वर्षों से बहुप्रतीक्षित थी, भोजडी वाशरी 2.0 मिलियन टन का ये वाशरी की भी हमने शुरुआत कर दी है। नया वाशरी खुल चुका है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि आजकल कोयले के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग सोलर के तरफ जा रहे हैं। हमारे करीब 40-50 मेगावाट का ऑलरेडी चल रहा है। 20 मेगावाट का अभी हम लोगों ने इसी साल, मतलब कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही लास्ट में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। 20 मेगावाट का सोलर प्लांट दुगदा में हमने शुरू किया है। सारे बातों को देखते हुए हमने कोयले के रेट को प्रति टन अलग अलग ग्रेड पर लगभग 100 रुपया से 200 रुपया तक पहले कम किया था। उसमें हमको अगले कस्टमर कंज्यूमर मीट में बोला, उनसे जो फीडबैक मिला उसके आधार पर हमने और भी इसमें कमी की। जैसे कि 100 रुपया से लेकर के 600 रुपया पर टनी तक हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो उठाएगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिबेट मिलेगा, ये स्कीम निकाली और इसके तहत लगभग 7.5 लाख टन कोयला का की बोली लगी है। और हमें आशा है कि इस तरह से इन योजनाओं के और आगे भी हम नई नई योजनाएं लाते रहेंगे, जिससे कि हमारा कोयला बिके भी, हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो और साथ ही साथ हमारे कस्टमर को भी फायदा हो, यानी दोनों के लिए विन विन पोजीशन रहे। भी हम लोग अभी 26-27 में बहुत सारे और भी कार्य करने की हमारी योजनाएं हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई सारी योजनाएं जो है वो धरातल पे उतर चुकी है और कई सारी योजनाएं जो धरातल पे आने वाली है। इसके बावजूद भी सर कोयले का जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या वजह मानते हैं आप? आखिर क्या कारण? देखिए, मैंने शुरू में जैसे कहा कि आजकल कोयला निकालना जरूर एक मुश्किल वाला काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता और ज़रूरी कार्य ये हो गया है कि उसको हम डिस्पैच कर सकें, हमारे ग्राहक बढ़ें और हमारा डिमांड बढ़े और सही जगह जितना कोयला हम निकालें उसका डिस्पैच हो सके। तो चूँकि कंट्री लेवल पर अभी कोयले के प्रोडक्शन का कैप्टिव माइंस, NTPC, DVC भी अपनी माइंस, बहुत सारे सोर्स आ गए हैं कोयला के उत्पादन में। तो जिसके वजह से हमें कोयले के का अब रेट और क्वालिटी और क्वांटिटी एक बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। हमें और भी बहुत क्षेत्रों के साथ स्पर्धा मिल रही है। तो इसी के तत्वाधान में खास करके कोल इंडिया में BCCL ने हमने कंज्यूमर्स का मीट किया। एक कलकत्ता में किया लगभग 1 महीना पूर्व, और 15 दिन 10 दिन पहले हम लोगों ने एक और कंज्यूमर मीट अपने यहाँ पर BCCL में करवाया। इसमें हम लोगों ने कंज्यूमर को बुला करके उनके सेटिस्फेक्शन के लिए क्या उनको चाहिए, रेट वाइज, क्वालिटी वाइज, उनकी समस्याएं, कोई उनको वातावरण इस प्रकार का BCCL में किसी भी साइडिंग में या किसी भी माइंस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो सारे बातों को देखते हुए हमने कोयले के रेट को प्रति टन अलग अलग ग्रेड पर लगभग 100 रुपया से 200 रुपया तक पहले कम किया था।
उसमें हमको अगले कस्टमर कंज्यूमर मीट में बोला, उनसे जो फीडबैक मिला उसके आधार पर हमने और भी इसमें कमी की। जैसे कि 100 रुपया से लेकर के 600 रुपया पर टनी तक हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो उठाएगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिबेट मिलेगा, ये स्कीम निकाली। और इसके तहत लगभग 7.5 लाख टन कोयला का की बोली लगी है। और हमें आशा है कि इस तरह से इन योजनाओं के और आगे भी हम नई नई योजनाएं लाते रहेंगे, जिससे कि हमारा कोयला बिके भी, हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो और साथ ही साथ हमारे कस्टमर को भी फायदा हो, यानी दोनों के लिए विन विन पोजीशन रहे और देश में कोयले की कोई कमी ना हो। सर, अगर हम विस्थापन और पुनर्वास की बात करें तो बड़ा धीमा चल रहा है ये कार्य। इससे बीसीएल को भी नुकसान हो रहा है और इतना ही नहीं सर, कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आज की ही हम बात कर ले तो 3 की मौत भी हुई है, ये जानकारी आपको होगी ही। तो आखिर सर विस्थापन में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, एक समय था जब इसमें बहुत देरी हो रही थी, लेकिन खास करके हम लोगों ने आने के बाद और इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये विस्थापन, रिहेबिटेशन और रिसेटलमेंट, इसमें क्या है कि जो भी धनबाद शहर जनरली माइंस कोयले की जो खुलती हैं वो रिमोट में खुलती हैं, यानी कि वहाँ पर आबादी और इन सब का इंक्रोचमेंट का लोगों का कम से कम रहते हैं, वहाँ पर ये खुलती है। लेकिन धनबाद एक ऐसा शहर है कि धनबाद शहर में माइंस है, तो पुराने ज़माने से और सबसे पुराना सब्सिडरी है। तो यहाँ पर शहर में होने के नाते बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द बस गए हैं और बहुत सारे हमारे मजदूर वर्ग या और भी कोयले से संबंधित कार्य से ही अपना रोजगार चला रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उसमें अलग अलग श्रेणी है। कुछ लोगों की अपनी ज़मीन है, कुछ लोगों की ज़मीन नहीं है फिर भी बस गए हैं, एलटीएच नॉन एलटीएच बोलते हैं। कुछ लोग टेनेंट हैं, रैयती हैं, जिनका रैयती ज़मीन अपना है, कुछ सरकारी ज़मीन है। तो इन सब के चलते हमें बड़ा पैच नहीं मिल पाता है, छोटे छोटे पैच मिलते हैं और हमें फॉरेस्ट से भी क्लियरेंस कराना पड़ता है, रैयत से भी कराना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए और वहाँ पे जितने लोग बसे हैं उनको हमें दूसरे जगह पर उनके इच्छा के अनुसार उनको संतुष्ट करते हुए शिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें धीमी गति को आपने इंगित किया है। तो अभी हमारा जून 25 में ही पहले जो पुराना जेएमपी था झरिया मास्टर प्लान, अब नया जेएमपी 2.0 यह कैबिनेट के द्वारा पास हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छी योजनाएं दी गई हैं। जिनका ज़मीन है, जिनका ज़मीन नहीं है, उन सबके लिए एक अच्छी राशि और ख़ास करके आरर साइट 2 निर्धारित किए गए हैं हम लोगों ने, जो कि बेलगरिया और कर्मा टाड़ में है। और इसमें एक बाकायदे ये बता दिया गया है कि बीसीसीएल को क्या करना है और जेआरडीए को क्या करना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली डीसी साहब के अंतर्गत आता है। तो ये इसकी यह जो योजना है, इस योजना के तहत ये शिफ्टिंग का कार्य वहाँ पर बेलगरिया में आप जा कर के देखेंगे तो कोल इंडिया के द्वारा टोटल 5940 करोड़ का इसमें पैसा रखा गया है, जिसके तहत आज बेलगरिया, कभी मैं आपसे आग्रह करूंगा बेलगरिया जा कर के देखें और साल भर पहले जो था और अभी में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। और आगे भी आने वाले 6 महीने में वो एक खूब सुंदर सिटी की तरह हो जाएगा। वहाँ चौड़े रास्ते, पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध और वहाँ पर मल्टी स्किल सेंटर्स, लोगों को रोजगार कैसे दे उसके लिए ट्रेनिंग करके, स्किल करके, और देश की बड़ी संस्थाओं के साथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ भी हमारी बात हो रही है, जिसमें कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री बैठे। मेन तो चीज़ है कि जो लोग यहाँ से कोयले से जुड़े हुए हैं, लगभग 15,000 से अधिक लोग हैं, उनको किसी को भी जो 50 साल 40 साल से रह रहा है, 60 साल से, एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने में एक स्वतः एक संकोच होता है, हटना छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी पुरानी जगह को, और साथ ही साथ उनके रोजगार भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर एक अच्छे रोजगार की व्यवस्था भी हो रही है। अब धीरे धीरे लोग वहाँ जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी चलाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यह अपने सभी उनसे लोगों से आग्रह करूँगा कि वो बिना संकोच के
वहाँ पर जाएं, उनके लिए सारी व्यवस्था हो रही है। और हो सकता है कि शुरू में 2-4-5 महीना उनको लगेगा, कुछ दिक्कत लगेगी, लेकिन उसके बाद वो पाएंगे कि वो एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे, जो कि अभी जहाँ पर हैं वहाँ भूस्खलन हो, चाहे फायर की समस्या हो, चाहे माइंस का किनारा आ गया हो, हर तरह से सेफ्टी और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके लिए वह जगह उचित नहीं है। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो काफ़ी सहयोग हम दोनों की जिम्मेवारी है उनको वहाँ से अच्छे ढंग से दूसरे जगह में ले जा करके बसाना। तो सभी लोगों का इसमें योगदान चाहिए, जिससे कि वो एक सुरक्षित जगह में जाएंगे। और जो आपने अपने प्रश्न में भी पूछा, तेजी से शिफ्टिंग हो पाएगा, लोगों के संतुष्टि के अनुसार इसमें बड़ी तेजी आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर सबसे बड़ा समस्या है प्रदूषण का। सर अगर हम बात कर ले बीसीएल के द्वारा चलाई जा रही जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उस जगहों पर सांस लेना भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, लोग परेशान रहते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा क्या व्यवस्था आपके तरफ से किया जा रहा है कि प्रदूषण जो फैल रहा है उस पर कम से कम कंट्रोल किया जा सके? देखिए, अब स्थितियां बदल गई हैं, ये पुरानी बातें थी। हाँ, अब ये मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई कहने में आपत्ति नहीं है कि जहाँ माइंस चलता है ऐसा कहा जाता है कि बहुत वहाँ पर प्रदूषण होता है, लेकिन आज के दिन में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। रोड में जितनी गाड़ियाँ आदि चलती हैं, हमारे 50 टैंकर लगे हुए हैं रोड में वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, आग बुझाने के लिए जेट और बहुत बड़े बड़े टैंकर लगे हुए हैं, केमिकल के साथ हम लोग उसको बुझाते भी हैं। तो इसके अतिरिक्त हम उसके मेजरमेंट के लिए कि जो सीधे एयर वाटर इस सब का दैनिक स्तर पर मेजरमेंट होता है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास सीधे दिखता है, तो आज के परिवेश में इसमें काफ़ी सुधार आया है और इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है। इसीलिए तो लेकिन सर एक सवाल और है हमारा, क्योंकि अगर हम आउटसोर्सिंग इलाके की बात करें, जो ओबी डंप किया जाता है वो इतनी ऊंची ओबी डंप कर दिया जाता है कि धनबाद से भी आप झरिया का ओबी डंप देख सकते हैं। तो क्या कोई इस मापदंड नहीं है कि कितना ओबी डंप कितना होना चाहिए, कितने फीट होना चाहिए, कितना मीटर होना चाहिए? क्योंकि जहां डंप किया जा रहा है वहां इतना डंप कर दिया जा रहा है कि एक पहाड़ का रूप आकार लेता हुआ जा रहा है सर ओबी डंप। सही बात है। चूंकि आपके हर प्रश्न में मेरा पहले भी उत्तर मैंने दिया, यहाँ पर शहर में माइनिंग हो रही है, जगह की कमी है। जो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर लोग बसे हुए हैं वर्षों से, जब तक वो हटेंगे नहीं, उनको मैंने पहले भी बताया कि एक अच्छे जगह में बेलगरिया कर्माटांड में उनको बाकायदे उनको वित्तीय सहायता करते हुए घर का भी सुविधा है, पैसे की भी सुविधा है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी खुली हुई हैं, कुछ टेक्सटाइल की कंपनी भी आने वाले 6 महीने में आ जाएंगी। एक ऑलरेडी वहाँ पर हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस चल रहा है, जिसे 25-30 लोग उसमें लग गए हैं। आने वाले महीनों वर्षों में उसमें लगभग 2500 लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो जब लोग माइंस सकरा होते जा रहा है, इसकी चौड़ाई बढ़ नहीं रही है, एरिया बढ़ेगा नहीं, तो जो ओबी का डंप है उसको हम लोग थोड़ा बहुत उसकी हाइट बढ़ती है होने को, तो जिस लेवल से हम लोग माइनिंग शुरू करते हैं उसी लेवल तक डंपिंग जानी चाहिए। तो उसके जगह पर हम लोग जहाँ पर कोयला तत्काल में खाली कर लेते हैं, डिकोल हो जाता है टेम्पोररी, तो उसमें हम लोग कोयला रखते हैं। और हम लोग इस पर CMPDI और भी साइंटिफिक एजेंसीज के साथ इस पर सर्वे भी करा रहे हैं, चलते रहता है। और इसको जो आपकी जो चिंता है वो हमारी भी चिंता है, और इस पर हम लोगों ने और भी सोचा है कि अच्छे अच्छे घास आते हैं, पौधे आते हैं, जिससे कि इसको उस पर हम बरसात के दिनों में ये सीड बॉल्स होते हैं, वो सब एक नया उस पर उसको ड्रोन से भी छिड़काव करेंगे। और जो दूर से आपको नज़र आता है ओबी का पहाड़, हो सकता है आपको अच्छे हिल स्टेशन की तरह आने वाले वर्षों में घास और खूब अच्छा पर्वत पहाड़ की तरह और हरियाली से भरा हुआ वो नज़र आएगा। वो भी हमारे सोच में और योजना में है, और इसको साकार आने वाले महीनों वर्षों में आप इसको देखेंगे कि एक अलग बदला हुआ रूप देखेंगे BCCL के, खास करके डंप का। सर
हमारे दर्शकों का सवाल था कि मनोज अग्रवाल जी का शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी, कितने भाई बहन हैं मनोज अग्रवाल? चलिए, ये तो बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन आपने पूछा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, हम भारत देश के हैं, हमारा जन्म भारत देश में है, और जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं 30,000 से अधिक, वो सभी हमारे भाई बहन हैं, और इसी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अपने सभी हमारे जो हैं असली भाई बहन, और घर जहाँ रहता है, हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से उत्तर प्रदेश में, ऐसे व्यक्तिगत मेरा घर है। बिहार में मेरी बेतिया में जन्म हुआ है, वहाँ पर स्कूलिंग हुई है, पटना साइंस कॉलेज से मैंने पढ़ा है, और यहीं IIT ISM से 1990 में बीटेक की डिग्री प्राप्त करके SCCL, फिर उसके बाद NCL और CCL होते हुए BCCL जहाँ से पढ़कर निकला था, वहीं पर प्रभु ने इस पद पर बैठा करके सेवा का अवसर दिया है। और आप सभी चैनल और सबके माध्यम से यही प्राथमिकता है। और एक और अच्छी चीज हम लोगों ने सोचा है, जो करना चाहते हैं, धनबाद शहर के लिए एक मल्टी स्किल्ड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का सोच में हम लोग ले आए हैं, योजना बना रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी कर्मचारी, साथ साथ धनबाद के वासी हैं, जनता हैं, शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में ये सुविधा मिले, और इधर उधर कलकत्ता, दुर्गापुर और बाहर जाने का नौबत न आए। हम सक्षम हैं, हमारी कोल इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर है, और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सिडी है हमारा BCCL। तो इस योजना पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2 भाई बहन तो 4 भाई 1 बहन है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा कंप्यूटर में IT इंजीनियर है, बेटी डॉक्टर की पढ़ाई करके हायर एजुकेशन MD कर रही है। तो मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत विवरणों को भी आपने प्राप्त कर ही लिया है। ऐसे पूरा देश और हमारा एक एक एम्प्लाई हमारा अपना है, और उसी दृष्टि से 36 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और मजदूरों के कल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं, और देश के विकास में, और 2047 तक विकसित भारत बनने में जो हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना है, उस योजना के तहत BCCL अधिकतम अपना योगदान कैसे कर सके देश के प्रति, उसी योजना के साथ हम लोग चल रहे हैं, और सबको मिला करके सबके साथ में देश का विकास, BCCL का विकास और कोल इंडिया की प्रगति हो, इसी नियत से कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत तो ये थे हमारे साथ धनबाद के CMD मनोज कुमार अग्रवाल, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बने, इससे पहले विकसित BCCL भी हो, विकसित शहर भी हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, न्यूज़ 11 धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।